राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेटी के प्रेम विवाह की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीलम देवी और नवीन जी की एक ही लाडली बिटिया थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन आज सुबह से ही मोहल्ले में आग की तरह खबर फैल चुकी थी कि प्रिया कल सुबह से ही अपने घर से गायब है। पता नहीं कहाँ चली गई है। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, पर मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। नवीन जी, जो प्रिया के पिता थे, जिन्हें मोहल्ले के सभी लोग नवीन बाबू कहते थे, चुपचाप अपने बरामदे में सिर नीचे किए हुए टहल रहे थे। प्रिया की मां नीलम देवी अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर उदास बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी बगल के मिश्रा जी खांसते हुए आए और नवीन बाबू के पास जाकर बोले, नवीन बाबू, क्या प्रिया बिटिया का कुछ पता चला कि नहीं? अरे भाई साहब, हम तो कहते हैं आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। जवान लड़की है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। इस पर नवीन बाबू ने अपने उदास चेहरे से उनकी ओर देखा और ना में अपना सिर हिला दिया, लेकिन बोले कुछ नहीं। मिश्रा जी कहने लगे, अरे नवीन बाबू, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? आखिर लड़की जवान थी और प्रिया बिटिया का कहीं कोई अफेयर चल रहा था या नहीं? कभी उसने इसके चलते हुए ही उसने प्रेम विवाह कर लिया हो? नवीन बाबू बोले, मिश्रा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई प्यार व्यार का चक्कर होता तो हमारी बेटी हमें ज़रूर बताती। और प्रेम विवाह ऐसा आपने मिश्रा जी सोच भी कैसे लिया? वैसे भी हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसकी रगों में हमारा खून है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझे आप? इस पर मिश्रा जी बोले, अरे नवीन बाबू, आप तो हमारी इतनी सी बात से ही गुस्सा होने लगे। तो कहाँ गई है भाई साहब आपकी प्रिया बिटिया? उसे धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया? घर से कॉलेज के रास्ते में जाकर तो आपने कितनी बार देखा है, पर उस रास्ते में ना तो कोई जाम था और ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था। आप आसपास के सभी अस्पतालों में भी तो आपने पता कर लिया भाई साहब, पर कहीं से कोई खबर नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। तो अनहोनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। बाकी मैं क्या बोलूँ नवीन बाबू, आप खुद समझदार हैं। हो ना हो, यकीन मानिए प्रिया बिटिया ने प्रेम विवाह किया है। अच्छा तो भाई साहब, अब मैं चलता हूँ, कहते हुए मिश्रा जी वहाँ से चले गए। नवीन बाबू एकदम चिंताग्रस्त हो गए और मिश्रा जी को जाते हुए देखते रहे। उनके इस सवाल के आगे उनका कोई उनके पास उत्तर नहीं था, पर उनके कानों में अभी भी मिश्रा जी की ये बातें बार बार गूंज रही थी कि कहीं प्रिया बिटिया ने प्रेम विवाह तो नहीं कर लिया। कुछ देर नवीन बाबू ऐसे ही खड़े रहे, फिर उन्होंने घड़ी में देखा तो इस समय 8 बज रहे थे। आखिर प्रिया का रंग रूप ही ऐसा लगता था कि मानो बहुत ही सुंदर थी। रंग गोरा था, हाइट भी 5 फुट 4 इंच, पतले से नाक, बड़ी बड़ी आंखें ऐसी कि जो देखे देखता रह जाए। एकदम जो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, और उसके बीच में जो उसकी ठोड़ी पर काला तिल था, छोटे छोटे स्टेप किए सिल्की मुलायम बाल थे। पहनावा भी उसका जो सीधा सादा एकदम साधारण था। लंबे लंबे सूट पर चूड़ीदार जो पैजामा पहनती थी, दुपट्टा ओढ़ती थी, ऊपर से सौम्य और शालीन स्वभाव की थी। ना तो प्रिया ज़्यादा चंचल थी और ना ही वह ज़्यादा हंसमुख थी, और काफ़ी गंभीर भी ज़्यादा नहीं थी। ज़रूरत होने पर ही वह बोलती थी, ज़्यादा बक बक नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई से मतलब था
अपने काम से मतलब रखती थी। पढ़ाई और काम, माँ का घर में हाथ बटाती थी। प्रिया 20 साल पूरे करके 21वें साल में उसे कदम रखने वाली थी। पढ़ाई में भी हमेशा वह फर्स्ट आती थी। गांव से थोड़ी दूर ही एक कॉलेज में वह बीकॉम कर रही थी। यह उसका आखिरी साल था। गांव में हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद प्रिया की सभी सहेलियां पढ़ने के लिए शहर चली गईं। शहर में जाकर पढ़ने का प्रिया का भी बहुत मन था, पर अपने पापा के कायदे कानून, डर भय के कारण शहर जाकर पढ़ने की इच्छा प्रिया अपने पापा के सामने जाहिर नहीं कर पाई थी। सो उसके पापा ने प्रिया का दाखिला गांव से थोड़ी दूर पर एक कॉलेज में करवा दिया था। उस पर से वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ की तो प्रिया में जान बसती थी, पर नवीन बाबू स्वभाव से काफ़ी कठोर इंसान थे। उन्हें अपने परिवार, बाल बच्चे से भी बढ़कर उनका कायदा कानून प्रिय था, उनके नियम प्रिय थे। इसलिए प्रिया गांव के पास के कॉलेज में ही पढ़ रही थी। मिश्रा जी की कही एक एक बात नवीन बाबू के कानों में अब तक गूंज रही थी। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर वो उसका जिम्मेदार माने भी तो माने किसे। नवीन बाबू उठकर घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा नीलम अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्हें देखकर वह और भी सहम गई और उठकर खड़ी हो गई। नवीन बाबू जोर से कड़कते हुए बोले, नीलम, सच सच बताओ, प्रिया कहाँ चली गई है? तुम तो माँ हो ना उसकी, तुम्हें तो इस बात का पूरा पता होना चाहिए। उस पर ध्यान देना तुम्हारा फर्ज था। नीलम कहने लगी, देखो जी, मैं झूठ एक शब्द भी नहीं बोल रही हूँ। नवीन बाबू बोले, देखो नीलम, मैं झूठ एक शब्द भी सुनूंगा भी नहीं। मुझे सच सच सुनना है, पूरा सच। यह सुनकर नीलम देवी बहुत ही धीरी आवाज में बोली, जी मुझे नहीं पता। हर रोज की तरह नीलम कहने लगी, प्रिया कॉलेज गई थी और जाते समय यह कहकर गई थी कि उसे लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें लेनी है जो क्लास के लिए ज़रूरी हैं। सो आते वक्त माँ थोड़ा लेट हो जाऊंगी, बस और कुछ नहीं। बाकी सब और दिनों की तरह ही सामान्य था। नवीन बाबू ने फिर चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना नीलम, तो मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूँगा तुम कभी सोच भी नहीं सकती। और प्रिया को तो मैं हर हाल में ढूंढ ही निकालूंगा। और वह कहने लगे, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। नीलम तेजी से भागती हुई किचन की तरफ चली गई और 5 मिनट बाद हाथ में चाय का प्याला लिए नवीन बाबू के सामने उपस्थित हो गई। उसकी तरफ वह चाय बढ़ाते हुए, जो नवीन बाबू की तरफ जब वह चाय बढ़ा रही थी, चाय का कप तो उसके हाथ कांप रहे थे। नवीन बाबू ने जब हाथ में चाय का प्याला लेकर गुस्से से तरेड़ती आँखों से जो नीलम की तरफ देखा, तो उसने उनकी नज़रों के सामने से दूर होने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप नीलम वहाँ से अपने कमरे में चली गई। नीलम के मन का एक कोना जो खुश भी था तो एक कोना दुखी था। जाने क्यों इसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कभी उसे एक पत्नी होने का कर्तव्य दिखाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ एक माँ होने की जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। नीलम देवी की समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। इधर नवीन बाबू की चाय टेबल पर रखी हुई कब की ठंडी हो चुकी थी। दूसरी तरफ उनका दिलो दिमाग में अनगिनत सवालों के समंदर में उनका दिमाग गोते खा रहा था। अचानक उनके फ़ोन की रिंग बजी तो उनकी तंद्रा टूटी। उनका दिमाग जब तक अनगिनत सवालों के समंदर से बाहर निकलता, तब तक उनका फ़ोन एक बार बजकर बंद भी हो चुका था। उन्होंने कुछ सोचते हुए चाय का प्याला अपने हाथों में उठाया। प्याला उठाते ही उनके फ़ोन की घंटी फिर दोबारा से बज उठी। उन्होंने देखा तो स्क्रीन पर लिखा था ऑफिस। उनका ऑफिस का से जो फ़ोन था
उनका ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गया। प्रिया के गायब होने की बातों पर वे सोचने लगे, कहीं ऑफिस में तो नहीं पता चल गया किसी को कि प्रिया कल सुबह से घर से गायब है। वे सोचने लगे, हे भगवान, अब मैं ऑफिस में किस मुंह से जाऊंगा? लोग ना जाने कितनी तरह की बातें बनाएंगे, चाहे उन्हें सच्चाई पता हो या ना हो। रमा और रघुराज जी तो मुझसे इतने जलते हैं, उन्हें तो मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। तब तक फ़ोन दूसरी बार भी बजकर कट चुका था। तीसरी बार फ़ोन बजने पर उन्होंने फ़ोन उठाया तो उधर से रमा जी की आवाज़ आई और बोली, अरे नवीन जी, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? इस पर नवीन बाबू हकलाते हुए बोले, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस इसलिए नहीं आ पाया। उधर से रमा हंसते हुए बोली, अरे तो इसमें इतना हकलाने की क्या बात है? तुम हकला तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। अरे नवीन बाबू कहने लगे, अरे रमा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ऑफिस आकर बात करता हूँ। कहकर नवीन बाबू ने झट से फ़ोन काट दिया। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। नवीन बाबू बैठे बैठे जो उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे पुलिस में प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दें। यह सोचकर उन्होंने चाय का एक घूंट अपने मुंह में डाला। उन्हें चाय एकदम ठंडी और स्वादहीन सी लगी। फिर भी उन्होंने चाय पीकर अपना स्कूटर निकाली और उसे स्टार्ट कर अनमने ढंग से पुलिस थाने की तरफ चल पड़े। रास्ते में अचानक उन्हें ख्याल आया, क्यों ना एक बार पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में चलकर पूछताछ की जाए। यह सोचते हुए उन्होंने अपनी स्कूटी प्रिया के कॉलेज की तरफ मोड़ ली और थोड़ी देर में वे कॉलेज पहुँचे। कॉलेज में सब कुछ और दिनों की तरह ही सामान्य था। कॉलेज में जाकर पूछने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि प्रिया उस दिन कॉलेज आई ही नहीं थी। फिर वे लाइब्रेरी में गए, जहाँ लाइब्रेरी इंचार्ज से भी उन्होंने बात की तो लाइब्रेरी इंचार्ज ने भी उन्हें वही बात बताई। वहाँ की उन्होंने उपस्थिति जो दिखाते हुए लाइब्रेरी इंचार्ज बोला कि प्रिया ने तो 10 दिनों से लाइब्रेरी से कोई किताब भी नहीं ली है। फिर निराश होकर नवीन बाबू भारी कदमों से स्कूटी लेकर कॉलेज से निकल पड़े और फिर वे थाने की तरफ चल दिए। थाने गए तो उन्होंने देखा कि दरोगा थाने पर नहीं था, सिर्फ 1-2 हवलदार थे। उन्होंने नवीन बाबू से पूछा, आपको क्या काम है साहब? तो वो कहने लगे कि मुझे दरोगा साहब से काम था। तो हवलदार कहने लगे, साहब तो एक केस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। नवीन बाबू बोले, फिर FIR मुझे दर्ज करानी है। हवलदार ने जवाब दिया, आप बाहर कुछ देर इंतज़ार कीजिए, कुछ देर में साहब आ जाएंगे तो आप FIR दर्ज करवा लेना। फिर वे वहाँ से अपने बातों में दोनों हवलदार लग गए। नवीन बाबू बाहर लगे बेंच पर बैठकर दरोगा का इंतज़ार करने लगे। करीब 2 घंटे बाद दरोगा जी नहीं आए और वो बैठे रहे। एक बार फिर अंदर जाकर नवीन बाबू ने पूछा कि देखिए, इतना समय हो गया है, साहब अभी तक क्यों नहीं आए हैं? तो हवलदार बोला, थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए, बस आते ही होंगे। नवीन बाबू अंदर ही अंदर खींच रहे थे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर उन्होंने चुपचाप इंतज़ार करना ही सही समझा। फिर कुछ देर में पुलिस की जीप आकर रुकी, जिसमें से दरोगा बाबू बाहर निकले। फिर वे अंदर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। 2-4 और लोग आकर दरोगा जी के सामने टेबल के पास अपनी समस्या लेकर खड़े थे। तभी नवीन बाबू तेजी से अंदर आए तो उन्होंने देखा लोग यहाँ टेबल के पास जमा हुए हैं और सभी लोग अपने अपने कामों की जल्दी में थे। नवीन बाबू को देखकर सिपाही ने उन्हें कुछ देर रुकने का इशारा किया। कुछ सोचते हुए उन्होंने रुकना ही सही समझा। फिर जब लोग कम हुए तो नवीन बाबू वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सर मुझे भी एक FIR दर्ज करानी है। तो दरोगा बाबू बोले, किस बात की? क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है?
नवीन बाबू बोले, नहीं सर, गुमशुदगी की। नवीन बाबू ने कहा। तो दरोगा बोले, कौन गुम हो गया है? इस पर नवीन बाबू अपना सिर नीचे करते हुए बोले, सर मेरी बेटी कल सुबह से घर से गायब है। दरोगा बोला, लड़की का नाम, रंग, हाइट, हुलिया, उम्र सब बताओ, तभी उसे ढूंढना संभव हो सकता है। नवीन बाबू ने बोलना शुरू किया। नाम उसका प्रिया है, रंग गोरा है, हाइट 5 फुट 4 इंच है, हुलिया बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतली सी नाक, छोटे से जो होठ, गुलाबी रंग का सलवार सूट पहनी हुई थी, उम्र 20 साल है। और सर सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, पर अभी तक घर लौटकर नहीं आई है। सर मैंने कॉलेज जाकर भी पता किया तो पता चला कि वो कल कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। इस बात को सुनकर दरोगा जी बोले, लड़की तो बालिग हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से छिपकर उसने प्रेम विवाह कर लिया हो? वैसे आपको किसी पर शक है? नवीन बाबू बोले, नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। दरोगा जी बोले, ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपकी बेटी को ढूंढने की, और खबर मिलते ही हम आपको सूचना पहुंचा देंगे। नवीन बाबू बोले, ठीक है सर, और कहकर नवीन बाबू थाने से बाहर आए। वहाँ से उन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और निराशा भरे मन से घर की तरफ चल पड़े। मन तो उनका आज घर जाने का भी नहीं था, लेकिन घर जाना जरूरी था। रास्ते में उन्हें दरोगा जी की कई सारी बातें याद आ रही थीं। यही सोचते सोचते कब उनका घर आ गया उन्हें खुद नहीं पता चला। स्कूटी लगाकर वो वहीं बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर बुझे मन से बैठ गए। अब करें तो क्या करें, नवीन बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम स्कूटी की आवाज़ सुनते ही तेजी से बाहर आई थी और आते ही पूछा, जी कुछ खबर मिली प्रिया की? इस पर नवीन बाबू ने ना में सिर हिलाया। नीलम देवी बोली, तो आप खाना तो कम से कम खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो नवीन बाबू बोले, मुझे भूख नहीं है, और यह कहते हुए नवीन बाबू अपने कमरे में जाकर लेट गए। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में कहीं से भी प्रिया का कुछ भी पता नहीं चला, ना ही थाने से कोई खबर आई। नवीन बाबू प्रतिदिन चिंता में डूबते जा रहे थे। एक एक करके 4 दिन छुट्टी हो गई थी। नवीन बाबू ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। 4 दिन गुजरने के बाद 5वें दिन उन्होंने तय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आज ऑफिस ज़रूर जाऊंगा। कब तक लोगों के तरह तरह के सवाल के कारण मैं घर में बैठा रहूंगा? फिर भी ये मन में आया कि क्यों ना आज ऑफिस जाने से पहले एक बार थाने भी हो आए, कुछ तो पता चले उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी है, और हम खुद ही पूछ लेंगे। नवीन बाबू यह सोचकर ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले ही घर से निकल गए। वे थाने गए, वहाँ भी सबने उनकी बातों को टाल मटोल कर दिया। दरोगा बाबू कहने लगे, हाँ जी, हमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जानकारी मिलते ही नवीन बाबू आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी। फिर वहाँ से नवीन बाबू निराश मन से अपने ऑफिस की तरफ चल पड़े। ऑफिस पहुंचते ही किसी ने उनकी तबीयत तो किसी ने उनकी 4 दिन की छुट्टी का कारण पूछा। इतने में रमा, जो इसी ऑफिस में काम करती थी, वह अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हुए आई और नवीन बाबू से बोली, अरे नवीन जी, जो प्रिया बिटिया घर से गायब हो गई है, आपने हमें बताना भी उचित नहीं समझा। इतने दिनों से अकेले ही उसे खोजने में लगे हो। चलिए कोई बात नहीं, अब ये बताइए कि प्रिया बेटी मिली या नहीं? यह सुनते ही ऑफिस के सभी स्टाफ आपस में कानाफूसी करने लगे। नवीन बाबू ने कहा, नहीं पता चला, अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। इतना कहकर वे सभी की बातों और हरकतों को अनसुना करते हुए सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और अपना काम करने लगे। उन्होंने सोचा कि यह तो अब रोज का सिलसिला रहेगा। समय भी अपनी गति से यूं ही बीत रहा था और नीलम देवी भी रो रो कर उनका बुरा हाल था। नवीन बाबू भी बहुत परेशान थे। चिंता के कारण ना तो दोनों ठीक से खा रहे थे और ना ही आराम कर पाते थे।
नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी, फिर भी नींद आती कैसे। धीरे धीरे प्रिया को घर से गायब हुए 15 दिन बीत चुके थे। यूं तो नवीन बाबू बहुत कड़े मिजाज के इंसान थे। प्रिया बेवजह उनसे बात करना तो दूर, उनके सामने जाने से भी डरती थी। नवीन बाबू के घर में होते हुए क्या मजाल कि प्रिया जोर से या फिर ज़्यादा बोल ले या हंस ले। इन सब बातों पर नवीन बाबू ने बंदिशें लगा रखी थी, और ये बंदिशें सिर्फ प्रिया के लिए ही नहीं, नीलम के लिए भी थी। न जल्दी किसी के यहाँ जाना, न किसी से बेमतलब बात करना, ये सब नवीन बाबू ने मना किया हुआ था उन दोनों माँ बेटी के लिए। तभी तो मोहल्लों की औरतें, जो मोहल्ले में औरतें रहती थी, नवीन बाबू के घर पर हों या ना हों, उन दोनों माँ बेटी से बात करने से भी डरती थी। आज वही औरतें नवीन बाबू की खिल्ली उड़ा रही थीं। एक दिन नवीन बाबू पास के ही एक दुकान पर जा रहे थे, तभी जो नवीन बाबू से जो मिश्रा जी की पत्नी राधिका मोहल्ले की एक औरत से नवीन बाबू को सुनाते हुए बोली, अरे रेखा, देखो तो, जो लोग खुद को बड़े होशियार समझते हैं ना, वे सोचते थे कि हम खुद ही और अपने परिवार के बच्चों को बड़े अनुशासन में रखते हैं। आज उन्हीं अनुशासन प्रिय आदर्शवादी लोगों की बेटी उनकी खुद की नाक के नीचे से गायब हो गई है, उन्हें पता भी नहीं चला। अगर इस जगह पर मोहल्ले की किसी और की बेटी गायब होती ना, तो रेखा वहाँ जाकर बड़े बड़े भाषण देते। अब खुद के समय में यह समाजवादी भाषण अमावस के चांद की तरह छुप गया है। इस पर रेखा हंसते हुए बोली, अरे राधिका, चुप हो जा, घर चल, देर हो रही है। इस पर राधिका फिर बोली, इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। और फिर दोनों हंस पड़ी। उनकी हंसी नवीन बाबू के लिए जले जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर थी। यह सोचकर वे दुखी मन से दुकान से बिना सामान लिए ही घर चले गए। फिर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। उनका ध्यान धीरे धीरे अतीत की तरफ बढ़ता गया। ऐसी बात नहीं थी कि प्रिया की किसी भी ज़रूरत का नवीन बाबू को ख्याल नहीं था। उन्होंने उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया था, चाहे नज़रअंदाज किया हो या पूरा किया हो, पर प्रिया मुंह नहीं खोलती थी। जो मांगती थी उसे दे दिया जाता था। प्यार तो नवीन बाबू प्रिया से बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन वो जताते नहीं थे। अपने उसूलों के बड़े पक्के थे। वो कहते थे ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उस तरह के इंसान थे। उनका ये सोचना था, ज़्यादा प्यार दुलार का हवाला देने से बिटिया सिर चढ़ जाती हैं। इसलिए नवीन बाबू ने ना किसी के घर जाने, ना किसी से बात करने और बेवजह हंसने की अनुमति प्रिया और नीलम को नहीं दे रखी थी। पर अब तो वे शर्मिंदगी के बोझ तले दबे जा रहे थे। कई बार जब नीलम घर के कोई सामान दूध लाने को नवीन बाबू से कहती, तो नवीन बाबू ज़्यादातर टाल दिया करते और बहुत ज़रूरी होता तभी जाते। कभी कभी उनका मन भी बड़ा व्याकुल होता। वे सोचते, प्रिया आखिर कहाँ चली गई? कोई बच्ची तो प्रिया है नहीं जो रास्ते में कहीं गुम हो गई, उसे कोई बहला फुसला कर ले गया। रास्ते के सभी जगहों पर भी उसे छान मारा, पर कहीं भी वह नहीं मिली। आखिर गई तो कहाँ गई? और प्रेम विवाह, ऐसा वह कभी कर नहीं सकती थी। एक दिन रात को इसी तरह सोचते सोचते कब सुबह हो गई, नवीन बाबू को खुद पता नहीं चला। वह भी इन सब बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। नीलम के सामने बयान भी नहीं कर पाते थे, और ना ही नीलम नवीन बाबू के सामने प्रिया को लेकर चिंता जाहिर करती थी। दिन रात भगवान जी के सामने जो नीलम देवी अपनी बच्ची की सलामती की दुआ करती थी, और कभी कभी अकेले में रोकर मन को हल्का कर लेती थी। एक दिन बाजार से सब्जी लेकर आते वक्त नवीन बाबू रास्ते में अचानक गस खाकर गिर पड़े। वहाँ आसपास के लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, पर जब वो होश में नहीं आए तो लोगों ने वहीं पास के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, और फिर किसी ने उनके घर जाकर सूचना दी। नीलम भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहाँ डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया, उनको होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगाया, फिर उन्हें होश आया। फिर डॉक्टर ने नीलम देवी को बुलाकर कहा, देखिए,
ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोरी से ही एक इनका जो बीपी लो हो गया है, जिसके कारण इन्हें चक्कर आ जाता है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप समय से इन्हें दवाइयाँ खिलाते रहिएगा। इनके खान पान पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें आराम करने दीजिए। और हाँ, ध्यान रहे इन्हें किसी बात का ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, और वो भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर नीलम देवी नवीन बाबू को लेकर घर आ गई। घर आते ही नीलम ने नवीन बाबू से कहा, आप फ़ोन करके दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टियां ले लीजिए। आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, आप दफ्तर कैसे जा सकते हैं? अपने खाने पीने पर ज़रा ध्यान दीजिए, और हाँ, किसी बात की टेंशन मत लीजिए। हमेशा कड़क आवाज़ में बोलने वाले नवीन बाबू आज चुपचाप नीलम की बातों को सुन रहे थे। यूँ तो नीलम नवीन बाबू के सामने कम बोलती थी, पर आज बोलना जरूरी था। नीलम देवी बोली, आप बिस्तर पर जाकर लेटिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। इस पर नवीन बाबू हाँ में सिर हिलाते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गए, और नीलम उनके लिए कुछ खाने को लाने किचन में चली गई। थोड़ी देर में नीलम देवी पसीने से तरबतर हुई अपने हाथ में दलिया और सूप लेकर किचन से निकली। फिर नवीन बाबू के पास जाकर उन्हें टेबल पर रखते हुए बोली, लीजिए, आप खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, फिर आपको दवाई भी देनी है। फिर उसने अपने आंचल से अपना मुंह पोंछ लिया। नवीन बाबू ने उठकर थोड़ा सा खाया, सूप पिया, और फिर दवाई खाकर वो लेट गए। नवीन बाबू ने अपने ऑफिस में तबीयत खराब की बात कहकर छुट्टी ले ली थी, तो 2 दिन बाद शाम को ऑफिस से उनके कुछ सहकर्मी उनकी तबीयत का हाल चाल लेने आधम के। नीलम ने अच्छे से उनका आदर सत्कार किया। चाय नाश्ते के बाद ज़बरदस्ती उन लोगों के खाने के लिए गाजर का हलवा बनाकर ले आई। उन लोगों ने नीलम की प्रशंसा करते हुए हलवा खाया। सभी मित्रों ने समय पर खाने पीने और आराम करने की हिदायत देते हुए वे सभी चलते बने। 2-4 दिनों में नवीन बाबू की तबीयत ठीक होने लगी थी। एक दिन दरवाजे पर डाकिये ने आवाज़ लगाई, नवीन बाबू का घर यही है? तो अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी यही है। और यह कहते हुए नीलम देवी किचन से भीगे हाथों को पोंछते हुए बाहर आई। डाकिये ने कहा, आपकी चिट्ठी आई है। नीलम देवी ने कहा, चिट्ठी आई है? वो भी मेरे घर कौन भेज सकता है चिट्ठी? इस पर डाकिये ने कहा, अरे बहन जी, आप खुद ही देख लीजिए, चलिए पहले यहाँ साइन कीजिए। नीलम की तरफ से जो पेन बढ़ाते हुए डाकिया ने कहा। नीलम देवी ने साइन करने के बाद डाकिये ने नीलम देवी को चिट्ठी दे दी। फिर डाकिया चला गया। नीलम देवी चिट्ठी लेकर अंदर आई, फिर उसे खोलकर देखा। जब डाकिये ने आवाज़ लगाई तब नवीन बाबू बाथरूम में नहा रहे थे। आहट सुनाई देने पर उन्होंने पूछा था कि नीलम कौन है? तो नीलम बोली, डाकिया आया था, एक चिट्ठी देकर गया है, पर किसकी चिट्ठी है नहीं पता जी, अभी खोलकर देखती हूँ। चिट्ठी खोलकर पढ़ते ही नीलम को एक जोर का झटका लगा। वह धम से वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। जब नवीन बाबू बाथरूम से बाहर आए तब बोले, अरे किसकी चिट्ठी आई है नीलम? तुमने चुपचाप पढ़ ली, मुझे बताया भी नहीं। नीलम की आंखों में आंसू थे। उसने खामोशी से चिट्ठी नवीन बाबू की तरफ बढ़ा दी। चिट्ठी खोलते ही नवीन बाबू की आंखें गुस्से से लाल पीली होने लगी। कुछ ही देर में वह जोर से चीखते हुए बोले, प्रिया तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे लाड प्यार का यह नतीजा दिया, तो तुमने मेरी शान और शौकत सब मिट्टी में मिला दी। एक बार भी बिटिया तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया। अगर ख्याल किया होता तो तुम ऐसा कदम नहीं उठाती। और वे कहने लगे, कह दो नीलम, यह चिट्ठी नहीं किसी का किया गया एक भद्दा सा मजाक है। बस एक बार कह दो ना नीलम, यह सब झूठ है। कहते कहते नवीन बाबू अचानक से कांपने लगे। नीलम ने झट से उन्हें सोफे पर बिठाया और फिर दौड़कर किचन से पानी लेकर आई और उन्हें पानी पिलाया। तब जाकर नवीन बाबू थोड़े शांत हुए।
फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। आखिर क्या था उस चिट्ठी में? ऐसी कौन सी बात लिखी थी? या फिर प्रिया की कोई अनहोनी की खबर थी? उसमें लिखी थी चिट्ठी के अंदर, आदरणीय माँ और पापा, सादर प्रणाम। मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं यह भी जानती हूँ आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, पर आप लोग परेशान ना हो। मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, मैंने राजेश से प्रेम विवाह कर लिया है। हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे देना। मैंने आप लोगों की अनुमति नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग इस शादी के लिए कभी नहीं मानोगे। माँ, राजेश बहुत अच्छा लड़का है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया था। आप दोनों अपना ख्याल रखना, दवाई समय पर लेना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी प्रिया। इसे पढ़ने के बाद नवीन बाबू को लगा कि धरती ही क्यों नहीं फट गई जिसमें वो दोनों पति पत्नी समा जाते। एक दिन रात में सोते समय वो बड़बड़ा रहे थे कि उस लड़की को तनिक भी मेरे मान मर्यादा का ख्याल नहीं आया जो उसने ऐसा कदम उठाया, या फिर मेरे दिए गए संस्कार वो भूल गई। प्रिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यह सुनते ही नीलम अंदर से कांप उठी। उनकी मनोवृत्ति में आज से 23 साल पहले वाली घटना की आकृति जो स्पष्ट रूप से झलक उठी थी। यह बात तब की है जब नीलम की शादी हुई थी और वह अपने ससुराल आई थी। नीलम की सास, जो नीलम की शादी से बहुत समय पहले ही नवीन बाबू और उनकी बहन जब बहुत छोटे थे तब ये गंभीर बीमारी में चल बसी थी। फिर भी दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। नवीन बाबू बड़े भाई होने के नाते अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। नवीन बाबू के पिताजी को तो अपनी जमींदारी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वे अपने समय के नामी जमींदार थे और पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को जमींदारी में और भी व्यस्त कर लिया था और घर पर अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए नौकर लगा रखे थे। धीरे धीरे जब दोनों बच्चे बड़े हुए तब नवीन बाबू के पापा ने नवीन की शादी कर दी ताकि जो उनकी छोटी बहन थी उसको अपनी माँ की कमी का एहसास नहीं होगा। हुआ भी ऐसा ही। नीलम ने जब शादी करके इस घर की दहलीज पर कदम रखा तभी नवीन के पापा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर नीलम को देते हुए कहा था कि बहू, यह हमारी बेटी काजल है, इसे ननंद नहीं एक बेटी का प्यार देना। बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरसी है ये बच्ची। नीलम ने हाँ में सिर हिलाते हुए काजल को अपने गले लगा लिया था। उसके बाद तो काजल हमेशा भाभी भाभी करती नीलम के आगे पीछे घूमती रहती थी और नीलम तो उस पर जान छिड़कती थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहती। नीलम के प्यार से काजल को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। काजल ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसके दिल में किसी ने दस्तक दी और वो अपना दिल हार बैठी। उसके लिए काजल हंसी ख्वाब देखने लगी थी। दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताने के सपने देखने लगे। काजल यूँ तो हर बात अपनी भाभी को बताती थी, पर ये बात उसने अपनी भाभी से छुपा ली थी और नीलम भी उस सच्चाई को काजल की आंखों में देख नहीं सकी। नीलम को तो यह बात तब पता चली जब एक दिन नवीन बाबू के पापा ने बताया कि बहू, आज काजल को कॉलेज मत जाने देना, आज उसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। वे लोग बहुत ही ऊंचे घराने से संबंध रखते हैं। तुम काजल को तैयार करके सही समय पर उनके सामने ले आना और हाँ, नौकरों से कह दो कि ढेर सारी तैयारी शुरू कर लें, उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। तो नीलम ने कहा था, जी बाबूजी, मैं अभी सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ और नौकरों से कह देती हूँ। काजल को भी यह खबर मैं देकर आती हूँ। वह उसने कहा था कि मैं सारी तैयारियां बाबूजी देख लूँगी, सब काम नौकरों के साथ समय पर हो जाएगा।
नीलम काजल के कमरे की तरफ जा रही थी। कमरे में पहुंचकर नीलम देखती है कि काजल बेड पर बैठी हुई एक गाना गुनगुना रही थी। नीलम काजल के पीछे से उसे अपनी बाहों में समेटती हुई कहती है, आज मेरी प्यारी ननंद के लिए एक खुशखबरी है। आज मेरी प्यारी सी काजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चल मेरी लाडो, तू फटाफट तैयार हो जा। यह सुनते ही काजल चौंक गई। वह रुआंसी होकर बोली, क्या भाभी, मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं? पर मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। नीलम बोली, तू ऐसे क्यों बोल रही है काजल? ऐसा नहीं कहते। एक ना एक दिन तो शादी तो सबको करनी होती है ना। तो काजल कहने लगी, हाँ भाभी, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ विनोद से, वरना किसी से भी नहीं, समझी आप? का तो जो नीलम कहने लगी थी, काजल ये तू क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, और अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है, समझी? मेरे सामने तो तूने बोल दिया है, पर किसी और के सामने ऐसा मत बोलना लाडो। चल अब नखरे छोड़ और फटाफट तैयार हो जा, मुझे और भी काम है। लड़के वाले किसी भी समय यहाँ पहुँचते होंगे। कहते हुए नीलम काजल के कमरे से निकल गई। एक पल को तो काजल की बातों से नीलम का चेहरा उतर गया था, पर वो सोचने लगी कि बच्ची है तो ऐसे ही बोल दी होगी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीलम किचन में नौकरों के साथ तरह तरह के लजीज पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। तभी उसके ससुर बोले, बहू काजल तैयार हो गई। नीलम बोली, बाबूजी मैं तो बोल आई थी, अब जाकर फिर दिखाती हूँ। इस पर वे बोले, नहीं रहने दो बहू, मैं खुद ही काजल को देख कर आता हूँ। जब वो काजल के कमरे में गए तो काजल अपने कमरे में तैयार होकर बैठी हुई थी। काजल के पापा ने थोड़ी देर उससे बात की, फिर वे घर की तैयारियों को देखने में जो लग गए, जो बची हुई तैयारियों को करवाने में व्यस्त हो गए। नियत समय पर लड़के वाले आ गए। उन्हें काजल इतनी पसंद आई कि उन लोगों ने काजल को शगुन भी दे दिया और फिर चले गए। अगले दिन उन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि 8 दिन बाद शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकल रहा है। आप लोगों को ऐतराज़ नहीं हो तो हम इसी मुहूर्त में शादी करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर नीलम बहुत खुश हुई। घर में भी सब बड़े खुश थे सिवाय काजल के। काजल ने तो शादी की तारीख पक्की होने की बात सुनकर ही अपना रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। नीलम उसे समझाती कि मत रो काजल, हम तुम्हें जल्दी ही शादी होने के बाद बुलाते रहेंगे। नीलम यह भी समझती कि यह उसका बचपना है, पर बात तो कुछ और ही थी। काजल के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह हमेशा अपने कमरे में पड़ी रहती और हमेशा विनोद को याद किया करती, जिसे वह अपना दिल दे बैठी थी। विनोद उसी के गांव का एक लड़का था। उसके पिता जो माली थे, वह गांव के बड़े बड़े लोगों के यहाँ उनके बगीचे में फूल उगाना, समय पर उनमें पानी खाद डालना, ज़्यादा बड़ा होने पर उनकी छटनी करना, यही काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। कभी कभी विनोद को पढ़ाई से समय मिलता तो वह भी अपने पापा के साथ उनकी मदद के लिए चला जाता था। बस इसी तरह आते जाते उन दोनों की आंखें चार हुईं और वो एक दूसरे को दिल दे बैठे। इधर काजल के घर पर उसकी शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। नवीन बाबू के पापा, जिन्हें गांव के लोग बड़े सम्मान से और बड़े साहब कहा करते थे, उन्होंने उस माली को बुलाया जिसका नाम जवाहर था। वो बेचारा आया और आते ही बड़े साहब ने उसे निर्देश दिए कि उनके बगीचे की साफ सफाई और छटनी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके इकलौती बिटिया की शादी जो है। जवाहर बोला, ठीक है बड़े साहब, मैं कल से अपने बेटे को भी काम पर ले आऊँगा और वह भी मेरी मदद कर दिया करेगा, जिससे काम जल्दी हो जाएगा। और यह कहकर माली चला गया। फिर सुबह विनोद के साथ वह काम पर लौट आया, पर जैसे ही उसे पता चला कि काजल की शादी तय हो गई है तो विनोद के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी वह मन मारकर काम करने लगा। काजल ने जब उसे छत से देखा तो कई बार वो इशारे करके विनोद को मिलने के लिए बुलाया। पहले तो विनोद ने मना किया, पर बार बार बुलाने पर वो सबसे नज़रें बचाकर उससे मिलने आया
उससे मिलते ही काजल विनोद से लिपट कर रो पड़ी और कहने लगी, विनोद तुम मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलेंगे जहाँ सिर्फ हम और हम ही हम होंगे, हम दोनों होंगे। इस पर विनोद ने पहले तो ना नुक्र की, फिर भी वह तैयार हो गया क्योंकि वह भी दिल के हाथों मजबूर था। काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था। ये लोगों का प्रोग्राम मेहंदी वाले प्रोग्राम के बाद भागने का था। समय अनुसार हल्दी की रस्म पूरी होने के जो बाद मेहंदी की रस्म थी। रस्म के बाद काजल ने ऐन वक्त पर मौका पाकर घर से भाग निकली। विनोद अपने बताई हुई जगह पर जो समय अनुसार खड़ा मिला, फिर वहाँ से वे दोनों साथ हो लिए। पर ये इनकी बदकिस्मती कहें या नियति का खेल कि काजल के घर से निकलते ही पूरे घर में शोर हो गया कि काजल अपने घर से गायब है। बड़े साहब के लिए तो यह उनकी शान शौकत के खिलाफ वाली बात थी। उनकी इज्जत उछलती उन्हें नजर आ रही थी। सभी अपनी पूरी जी जान लगाकर काजल को खोजने लगे। 2 घंटे के भीतर ही काजल और विनोद शेरों वाली माता के मंदिर के पास पकड़े गए। पहले तो उन दोनों की खूब धुनाई हुई। बड़े साहब बोले, अरे छोरे, तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इधर देखते हैं। फिर उन्होंने काजल को घर लाकर उसी के कमरे में बंद कर दिया। पर काजल रोते गिड़गिड़ाते बस एक ही बात बोले जा रही थी, पापा विनोद को कुछ मत कहना, मैं मर जाऊंगी, पर विनोद के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर नवीन बोले, काजल बहन, शादी तो तेरी होगी, पर उससे जिससे हम चाहेंगे, ना कि जिससे तू कह रही है उससे। काजल रोती रही, पर उन दोनों बाप बेटों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई, ना ही उन पर इस चीज़ का कोई असर हुआ। अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले काजल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुशियों में झूमता पूरा घर मातम में बदल गया। जिस बेटी की डोली सजकर दूसरे घर जानी थी, वही बेटी की अर्थी निकल रही थी। अपनी बेटी की लाश को देखकर बड़े साहब की आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। और नवीन, वो तो एकदम अपने पापा जैसा निकला। जब नीलम काजल के शव के पास रोने बिलखने लगी तो उसे नवीन ने ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। काजल का दाह संस्कार तो हो गया। काजल तो इस घर से चली गई, पर छोड़ गई अपनी यादें जो उसकी इस घर में और नीलम से ज़्यादातर जुड़ी हुई थी। इस घटना के बाद नीलम बहुत ही उदास रहने लगी थी, पर नवीन और उसके पापा तो जैसे काजल के इस दुनिया से जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। नीलम चाहकर भी काजल को नहीं बचा पाई। इस घटना के 2 महीने बाद ही दिल का दौरा पड़ने से नवीन बाबू के पापा की मौत हो गई। उसके बाद तो नवीन का स्वभाव एकदम ही बदल गया था। जब बाहर से पेपर वाले ने आवाज़ लगाई तो नीलम अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसे पता ही नहीं चला कैसे इतनी जल्दी सुबह हो गई। वह बोली, आई भैया, कहती हुई नीलम अपने कमरे से झटपट बाहर निकली। बाहर आकर उसने पेपर वाले से पेपर लिया। फिर ज्यों ही वापस घर के अंदर आने को ही पेपर वाले ने कहा, अरे बहन जी, आज तो घर पर कुछ ज़्यादा ही शांति छाई हुई है, नवीन बाबू घर पर नहीं है क्या? तो वह कहने लगी, नहीं, घर पर ही हैं भैया, घर उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। और यह कहती हुई नीलम घर के अंदर चली आई। इससे पहले कि पेपर वाला नीलम से कोई और सवाल पूछता, नीलम ने वहाँ से चले आने में अपनी भलाई समझी। समय इसी तरह बीत रहा था। स्वस्थ हो जाने के बाद नवीन बाबू फिर से ऑफिस जाने लगे। इसी बीच जो प्रिया की दोबारा चिट्ठी आई। चिट्ठी में हालचाल लिखने के बाद लिखा था कि माँ, आपने हमसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की, इसका मतलब आपने और पापा ने हमें माफ़ नहीं किया। माँ, आप और पापा मेरी कहीं ना कहीं शादी तो करते ना, फिर जब मैंने राजेश से शादी की तो आप लोग नाराज़ क्यों हो? बस इसलिए ना कि मैंने और राजेश ने आपकी रजामंदी के बगैर प्रेम विवाह कर लिया। तो राजेश भी कोई जो इंटरकास्ट नहीं है माँ, वह भी हमारी ही जाति का है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना, आपकी प्रिया। पढ़ते हुए नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो प्रिया को कब का माफ़ कर दिया था, पर नवीन बाबू उसके बारे में सोचकर नीलम उदास हो गई। शाम को जब नवीन बाबू ऑफिस से घर आए
तब उनको नीलम ने प्रिया की दोबारा चिट्ठी आने वाली बात बताई, पर नवीन बाबू वहाँ से उठकर बालकनी की तरफ चले गए। स्थिति को देखते हुए नीलम ने चुप रहना ही ठीक समझा। इसी तरह समय बीतता गया और नीलम जब भी प्रिया की कोई बात जो नवीन बाबू से करती, तब नवीन बाबू बस इतना ही कहते, मैंने कहा ना, प्रिया ने जिस दिन घर की दहलीज को पार किया उसी दिन से वह हमारे लिए मर गई। इस बात को सुनकर नीलम खामोश हो जाती, पर कहते हैं ना कि वक्त बड़े बड़े घाव को भर देता है। इसी तरह प्रिया को भी घर से गए काफ़ी समय हो चुका था। बीच बीच में प्रिया की चिट्ठी आती रहती थी। उसे पढ़ने के बाद अकेले में बैठकर रो रो कर नीलम अपने दिल को हल्का कर लिया करती थी। फिर भी नीलम ने हार नहीं मानी। वह समय समय पर नवीन बाबू को प्रिया को माफ़ करने के विषय में समझाती रही। नीलम बोली, आप एक बार उसे माफ़ कर दीजिए ना, तो आखिर वह आपकी बेटी ही तो है। देखिए, उसने किसी इंटरकास्ट लड़के से शादी नहीं की है, ना ही अपनी ही जाति के लड़के से तो उसने प्रेम विवाह किया है। वह बहुत खुश है हमारी बेटी। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हो सकता है शायद उसकी किस्मत में यही लिखा हो। शायद आप उसके लिए लड़का जो भी ढूंढते वह राजेश जैसा नहीं होता, या फिर हमारी प्रिया उसके साथ खुश नहीं रहती। हाँ, उसकी गलती यही है कि उसने जो हम दोनों की रजामंदी के बिना प्रेम विवाह कर लिया। चलिए ना, अब आप भी गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बिटिया को माफ़ कर दीजिए। उसे भी अपनी गलती का एहसास है, तभी तो वह हम दोनों से माफ़ी मांग रही है। वैसे भी हमारी तो एक ही संतान है। अगर आप उसे माफ़ कर देंगे तो आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नीलम की बातों को सुनकर नवीन बाबू निरुत्तर हो गए और समय अपनी निरंतर गति से बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन प्रिया की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि वह माँ बनने वाली है। चिट्ठी पढ़कर नीलम फूली न समाई। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर से प्रिया और उसके बच्चे की सलामती की दुआ मांगी। शाम को नवीन बाबू ज्यों ही घर आए, नीलम ने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि वे नाना बनने वाले हैं। अब तो आप प्रिया को माफ़ कर दीजिए। होना क्या था, दो चार बड़े बुजुर्गों ने भी जो नवीन बाबू को समझाया कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार नीलम बाबू को भी प्रिया को माफ़ करने के लिए मानना पड़ा। अब उन्होंने ये शर्त रखी कि जब प्रिया घर आएगी तभी वे उसे माफ़ करेंगे। नीलम ने फ़ोन करके सारी बातें प्रिया और राजेश को बताई तो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद प्रिया ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। जैसे यह खबर नीलम ने सुनी, खुशियों के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे तो अब प्रिया के वापस आने का इंतजार था। उसके लिए तो एक एक पल काटना मुश्किल लग रहा था। नवीन बाबू भी यह खबर सुनकर फूले नहीं समाए। प्रिया के आने की तारीख तय हुई। प्रिया ने अपने पति और बच्चे के साथ इस घर में कदम रखा। नीलम जी ने देखा प्रिया की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, गोद में बच्चा था। प्रिया अब एक लड़की से स्त्री बन गई थी, जिसमें उनकी बेटी कम और एक पत्नी और एक माँ की जिम्मेदारियां दिखाई दे रही थी। ज्यों ही आकर उसने अपने पिता के पैरों को छुआ और बोली, पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नवीन बाबू ने उसे उठाकर झट गले से लगा लिया और बोले, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है बिटिया, मेरे दिल में है। प्रिया अपने पापा के दिल में अपना प्यार इस तरह देखकर रो पड़ी। राजेश दरवाजे पर खड़ा जो बाप बेटी के प्यार को देख रहा था। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे तो उसकी नज़र राजेश पर चली गई। राजेश अपने बेटे को गोद में लिए वहीं से खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। इस पर प्रिया जल्दी से राजेश की ओर देखकर बोली, राजेश तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ आकर पापा के पैर छुओ। राजेश ने अपने बेटे को गोद में लेकर ही जो नवीन बाबू के पैर छुए। नवीन बाबू ने कहा, जीते रहो बेटे, और अपने दामाद को भी गले लगा लिया और राजेश की गोद में अपने नाती को देखकर मुस्कुरा उठे। नीलम आरती की थाली लाई और बोली, आओ आज मैं तुम दोनों की आरती उतार देती हूँ। आज खुशियाँ कितने दिनों बाद हमारे घर आई हैं। इस पर इधर से नवीन बाबू भी बोल पड़े कि दोनों नहीं, नीलम तीनों की, तुम मेरे नाती को भला कैसे भूल सकती हो। यह सुनकर सभी हंसने लगे और नीलम को उसके माता पिता ने माफ़ कर दिया। नीलम का आना जाना उसके मायके में हो गया
और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।